अपडेटेड 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री आज बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवास पर। काराकाट में 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश को मिलेगी कई हजार करोड़ रुपए की सौगात। कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला और करेंगे शुभारंभ। एनडीए से महिला कैडेट्स का पहला बैच हुआ पास। इतिहास में पहली बार 17 महिला कैडेट्स, 300 से ज्यादा पुरुषों के साथ एनडीए से हुई ग्रेजुएट। सभी महिला कैडेट्स इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में होंगी शामिल। उपराष्ट्रपति ने जाति आधारित गणना को बताया परिवर्तनकारी कदम। कहा, इससे सामाजिक न्याय होगा सुनिश्चित। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में भारतीय सांख्यिकी सेवा के 2024 और 2025 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को किया संबोधित। कहा, हमारी भाषाएं कभी भी विभाजन का कारण नहीं बन सकती, वो एकता की परिचायक। हर लड़की को मिले शिक्षा का अधिकार ताकि वो अपने सपनों को कर सके पूरा, समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। दिल्ली में आयोजित एक समारोह में वर्ष 2025 के लिए मालती ज्ञानपीठ पुरस्कार समारोह में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कहा, शिक्षक के रूप में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण, वो आपकी अमिट पहचान। भारतीय नौसेना का जहाज INS वीर तारिणी 8 महीने की लंबी समुद्री यात्रा पूरी कर वापस लौटा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समुद्र में 238 दिन बिताने और 47,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने की असाधारण उपलब्धि के लिए कमांडरों की प्रशंसा। बोले, राष्ट्र को आपकी उपलब्धि पर गर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 4 राज्यों की अपनी यात्रा के दौरान बिहार को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काराकाट में 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। काराकाट में सड़क, रेल और बिजली से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत भी की। भगवान राम और उनके कुल की रीति क्या थी? प्राण जाए पर वचन न जाई। यानी जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता है। प्रभु श्री राम की ये रीति अब नए भारत की नीति बन गई है। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद, एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर
हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारतीय नौसेना की जहाज INSV तारिणी 29 मई को अपना 8 महीने लंबा समुद्री यात्रा पूरी कर गोवा के मुर्मुगांव बंदरगाह पर लौट आया है। इस ऐतिहासिक सफर पर 2 महिला नौसैनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपाय, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने दुनिया का चक्कर लगाया। यात्रा की समाप्ति पर आयोजित फ्लैग इन सेरेमनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि थे। 4 महाद्वीप, 3 महासागर और 3 ग्रेट केप्स पार कर नारी शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन करने के 8 महीने के बाद दोनों महिला कमांडर स्वदेश लौट आई हैं। ये यात्रा 2 अक्टूबर 2023 को गोवा से शुरू हुई थी, जिसे नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने रवाना किया था। यात्रा के दौरान दोनों अधिकारियों ने करीब 25,400 नॉटिकल मील यानी 50,000 किलोमीटर की दूरी तय की। जब तक you are not secured alongside the berth, your journey is not over. And maintain your watch. Make sure that your boat remains safe, you remain safe, and we look forward to welcoming you. Smiling duo, Dilru. Good luck and God bless. See you soon. Thank you, sir. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में सक्रिय भागीदारी के लिए भारतीय महिलाओं की प्रशंसा की है। गोवा में नविका सागर परिक्रमा द्वितीय के दूसरे चरण के लिए INS तारिणी के ध्वज प्रदान करने के समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि महिला पायलटों ने ऑपरेशन के दौरान वायुसेना के हमलों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रक्षा मंत्री ने कमांडरों को समुद्र में 238 दिन बिताने, 47,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने की असाधारण उपलब्धि के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को आपकी उपलब्धि पर गर्व है। देश की बेटियों की देश की सेनाओं में जब से भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन उनकी बढ़ी है, उन्होंने हर भूमिका में हर जिम्मेदारी निभाने में कमाल करके दिखाया है। आज हमारे देश की बेटियां सियाचिन की ऊंचाइयों से लेकर सागर की गहराइयों में अनेक तरह से अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं और देश का सुरक्षा चक्र निरंतर मजबूत होता जा रहा है। आज सैनिक स्कूलों के दरवाजे महिलाओं के लिए खुल चुके हैं और NDA से इसी महीने 17 गर्ल्स में पास आउट भी हुई हैं। साथियों, आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं के हर अंग में महिलाओं ने एक्टिव और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन किया है। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स ने पाकिस्तान और POK में जो टेररिज्म के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है, उसको अंजाम देने में हमारी विमेन पायलट्स और अन्य महिला सैनिकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और मैं इन दोनों बेटियों के बारे में कहना चाहता हूं, इन दोनों बेटियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने तरीके से देश का सम्मान बढ़ाया है। भारत के सेना प्रमुख अनिल चौहान शांग्री-ला संवाद में भाग लेने के लिए आज से सिंगापुर के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस संवाद का आयोजन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा किया जा रहा है। शांग्री-ला संवाद एशिया का प्रमुख रक्षा और सुरक्षा सम्मेलन है। इसमें विभिन्न देशों के रक्षा मंत्री, सैन्य प्रमुख, नीति निर्माता और रणनीतिक विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इस संवाद में 40 देशों के नेता और सैन्य प्रमुख भाग लेंगे। इसके अलावा जनरल चौहान ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर,
ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई देशों के रक्षा बलों के प्रमुखों और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। आज 30 मई को एनडीए से महिला कैडेट्स का पहला बैच पास हुआ। इतिहास में ये पहली बार है जब 17 महिला कैडेट्स 300 से ज़्यादा पुरुषों के साथ एनडीए से ग्रेजुएट हुई हैं। ये सभी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करेंगी। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए में शामिल होने के लिए अनुमति प्रदान की थी। फिर 2022 में पहली बार 17 महिला कैडेट्स का बैच एनडीए में शामिल हुआ, जो आज ग्रेजुएट हुआ है। परेड को संबोधित करते हुए जनरल सिंह ने कहा कि इतिहास में पहली बार इस ग्राउंड से लड़कियों का बैच भी पास हो रहा है। ये नारी शक्ति को सलाम है। उन्होंने कहा कि ये लड़कियों के लिए ट्रेनिंग का अंत नहीं बल्कि नई संभावनाओं की शुरुआत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों का विस्तार हो रहा है। उन्होंने नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स के साथ बैठक में ये बात कही। डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की हाल की सफल भारत यात्रा का भी उल्लेख किया। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत की और कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देश उस यात्रा के लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। आगामी दशक की जनगणना में जाति आधारित गणना एक परिवर्तनकारी कदम होगी। ये सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित करेगी। दिल्ली में भारतीय सांख्यिकी सेवा के 2024 और 2025 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि जातिगत आंकड़े अगर विचारपूर्वक एकत्रित किए जाएं तो वो समाज को विभाजित नहीं बल्कि एकीकृत कर सकते हैं। Has taken a great decision, and the decision is to include caste-based enumeration in the upcoming decadal census. It will be a transformative step, game-changing. It will help bring about social justice. It will be an eye-opener. It will satisfy people's aspirations. It's a very bold decision of the government. Dr. Garg will tell me if I'm right or wrong. There was caste-based census earlier. Last time I think it was conducted in 1931. I look up to that census many times to know about my caste. I therefore realize the import of caste-based enumeration. And we are also required by use of data to address demographic trends. Demographic trends are beyond statistics. They are dependent on analysis of statistics. In several ways, these variations define pulse of the nation's transformation, and therefore understanding statistics in the perspective of demographic variation will help policymakers address security of the nation, preserve our sovereignty also, analyze the threat perception, help us devise policies. Demography, and you come to know more about demography only from statistical analysis of raw figures, is a compass that will guide nation's journey for sustainable development. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में आयोजित एक समारोह में वर्ष 2025 के लिए मालती ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने बालिका शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हर लड़की को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके और समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। Bharat is no longer a nation with potential. It is a nation on the rise. Rise is unstoppable. It is incremental in last decade, like no other large economy. In such a situation, Viksit Bharat is not our dream.
It is our certain destination. And this cannot be achieved unless we seek highest level of participation of every girl child by educating her and strengthening every rural school. Our economic rise is fine, पर विकसित भारत एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस कसौटी को पार करने के लिए हर भारतीय की आय में 5 गुना नहीं 8 गुना बढ़ोतरी की आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब देश की आधी आबादी पूरी तरह सक्षम हो। इसकी शुरुआत गर्ल चाइल्ड से करनी पड़ती है। एक भाषण में कटारिया जी ने कहा था, गृह मंत्री के रूप में, बच्चे को पढ़ाते हो तो एक बच्चे को शिक्षित करते हो, बच्चे को पढ़ाते हो तो पूरे परिवार को शिक्षित करते हो। उसके अंदर मैं जोड़ता हूं, अब कटारिया जी तब से लेकर अब तक समय बदल गया। वो बात आज से 30 साल पहले की थी। आप राजस्थान विधानसभा में गृह मंत्री थे, मैं विपक्ष का विधायक था। अब एक बच्ची को पढ़ाओगे, दैट विल बी एटॉमिक पावर। उसका इंपैक्ट घर तक सीमित नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा। अपडेट 12 में इतना ही। मुझे दीजिए आगे, बने रही संसद टीवी के साथ। नमस्कार।